इस वगैरह में पढ़ा भी है, न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह। क्या है कि जब यूरेनियम वगैरह जो होता है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 35, ठीक। और मास नंबर क्या होता है, कहीं कहीं 235 लिखा है, कहीं कहीं 236 लिखा जाता है। यानी कि जब यूरेनियम का जब रिएक्शन कराया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है, तो उसमें यूरेनियम का रिएक्शन कैसे कराया जाता है, न्यूट्रॉन से कराया जाता है। होता क्या है, इससे ये होता है कि अलग अलग, जैसे आप लोग जानते हो कि एक तो बेरियम वगैरह एलिमेंट होता है और एक या दो और एलिमेंट क्रिएट होते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, यानी कि यूरेनियम का जब रिएक्शन एक न्यूट्रॉन से कराया जाता है, तो इसके बाद जो ब्रेक होते हैं कंपाउंड, यानी कि जो बेरियम मिलता है, Ba इसका सिंबल हो गया, और एक TH मिलता है, थोरियम करके आता है, 2 या 3 कंपाउंड जो ब्रेक होते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये किसके अंतर्गत आएगा, डीके ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। यानी कि जब यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 35, नीचे जो 35 पे क्या है एटॉमिक नंबर, ऊपर 235 क्या है मास नंबर। यानी कि जब हम यूरेनियम का रिएक्शन किससे कराते हैं, न्यूट्रॉन से, हमें जो अलग अलग एलिमेंट मिलते हैं, जैसे कि बेरियम हो गया और एक या दो और एलिमेंट है, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। बट ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीके ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग आते हैं एनर्जी पे, रीन्यूएबल एनर्जी। तो रीन्यूएबल एनर्जी को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि एनर्जी क्या है। नीरज जी, मेरी आवाज अभी प्रॉपर पहुंच रही है ना, ब्रेक तो नहीं हो रही है ना? प्रॉपर आ रही है। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एनर्जी क्या है। एनर्जी क्या है, तो एनर्जी को हम लोग अलग अलग तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम एनर्जी को समझेंगे कि प्रैक्टिकल तरीके से, यानी कि जो हम आसपास देखते हैं प्रैक्टिकली तरीके से एनर्जी को हम कैसे समझ सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि एनर्जी क्या है। दूसरा, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि एनर्जी क्या है। और तीसरा, स्पिरिचुअलिटी, यानी कि उसमें योग को शामिल किया जाएगा, उसके अंतर्गत एनर्जी के बारे में क्या बताया गया है। फिर लास्ट में चौथे पॉइंट पे जब हम आएंगे तो कोरिलेट करेंगे कि जो एनर्जी है, फिजिक्स में जो बातें बताई गई एनर्जी को लेके और योग में जो बातें बताई गई हैं, दोनों को कंपेयर किया जाएगा। यानी कि आत्मा वाला कॉन्सेप्ट और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रखेंगी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एनर्जी क्या है। प्रैक्टिकल तरीके से समझे तो हम कोई भी काम करते हैं, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, तो उसमें क्या किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब जैसे सबके लिए एनर्जी अलग होता है। अब एक स्टूडेंट है, जैसे कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में ऊर्जा जा रहा है। एक बिजनेसमैन होता है तो बिजनेस कवर करता है, तो उसको बिजनेस, उसकी एनर्जी अलग है। यानी कि एनर्जी तो एक ही है, बट अलग अलग फॉर्म में यूज हो रहा है। विद्यार्थी के लिए वही बुक पढ़ने का में काम आ रहा है, और एक सेल्समैन के लिए वही सामान को बेचने में काम आता है। मतलब ऊर्जा तो एक ही है, बस उसका क्या है कि अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा है। यानी कि हम कोई भी काम करते हैं, छोटे से छोटा, अगर आप अपनी एक उंगली भी मूव कराते हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं एनर्जी लगती है। हम खाना खाते हैं तो उसमें भी एनर्जी लगती है, चलते हैं तो उसमें भी एनर्जी लगती है, दौड़ते हैं उसमें भी एनर्जी लगती है, हम लोग जब पेन से लिखते हैं तो उसमें भी एनर्जी लगती है। यानी कि हम जो डेली लाइफ में हम जो भी काम करते हैं, वाट एवर वर्क वी हैव टू डू, हर जगह जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी लगती है। यानी कि हम लोगों ने भी क्या समझा, प्रैक्टिकली तरीके से अपने लाइफ से कोरिलेट करके कि एनर्जी क्या है। हम कोई भी काम करते हैं, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, हर जगह जो है ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ठीक, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, यानी फिजिक्स के अनुसार एनर्जी के बारे में क्या बताया गया है। तो फिजिक्स में आप सभी लोगों ने एक डिफिनेशन पढ़ा होगा, जो कि मोस्टली जगह बहुत सारे बुक में एक ही डिफिनेशन लिखा रहता है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग। क्या हुआ सर, स्क्रीन आपकी चली गई है। ओके ओके, सॉरी, 1 मिनट। अब ठीक है? जी, ओके। ओके, तो अभी हम लोगों ने एनर्जी को समझा कि प्रैक्टिकल तरीके से जो हम कोई भी काम करते हैं, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, जैसा कि मैंने एग्जांपल भी दिया कि हम खाना भी खाते तो उसमें भी एनर्जी लगती है, हम जो है मंत्र जाप करते हैं तो उसमें भी एनर्जी लगती है, और हम लिखते हैं तो उसमें भी एनर्जी लगती है, चलते हैं उसमें भी एनर्जी लगती है। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो
हम अपने अगर कोई भी पांच उंगलियां हाथ में होती है, 5 फिंगर में से कोई भी आप मूवमेंट करेंगे तो उसमें भी एनर्जी होती है, उसमें भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तभी मूव कर रहा है। यानी कि ये सारी चीजें यानी प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी हम काम कर रहे हैं सब में जो है ऊर्जा की जरूरत होती है। ये तो हो गया प्रैक्टिकल तरीके से कि एनर्जी को हम हमारे जीवन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, यानी फिजिक्स के अनुसार देखेंगे तो बहुत हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है। एनर्जी का डिफिनेशन तो हर जगह मोस्टली सेम ही दिया रहता है। क्या क्या दिया रहता है? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कोई कार्य आप करने जा रहे हो उसमें आपकी क्षमता क्या है, किसी को कार्य को करने में आपकी कैपेसिटी कितना, क्षमता कितना, उसको बोलते हैं एनर्जी। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क दैट इज कॉल्ड एनर्जी। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बता रहा हूँ, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं उसमें जो ऊर्जा लगती है, आपकी क्षमताएं कितना है, उस काम को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये सब किस पे डिपेंड करता है? एनर्जी पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर दूं कि अगर हमें कोई भारी भरकम वेट उठाना है तो उसमें क्या है, उसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, उसमें हमारा कैपेसिटी देखा जाएगा कि कितना जो है हमारी ऊर्जा है। तो यानी कि कोई भी काम हम करते हैं, बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा, उसमें हर जगह एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। हमारी क्षमताओं को हमारी क्षमताओं को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी एक एनर्जी का ही वर्क होता है। ओके, हम लोग आते हैं स्पिरिचुअलिटी पे। तो जब स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो सबसे पहले मैं योग को इसमें लाऊंगा कि योग में हम लोग बोलते हैं प्राणवान बनो, ऊर्जावान बढ़ो। प्राणवान बनने का मतलब क्या है? प्राण शक्ति को बढ़ाने का मतलब क्या है? प्राण शक्ति को बढ़ाने का मतलब यही है कि एनर्जी लेवल को बढ़ाना। प्राण शक्ति, प्राण कुछ नहीं है, सिर्फ एनर्जी है। प्राण इज नथिंग बट एनर्जी। ठीक, और एक तौर पे हम लोग ये भी देख सकते हैं, जैसे हम लोग युवा की परिभाषा देते हैं। युवा की परिभाषा यानी कि आमतौर पर जो आप किसी नॉर्मल व्यक्ति से पूछेंगे कि युवा की परिभाषा क्या है, तो क्या बताएगा कि जिसके जो है जो जीन्स पहनता है अच्छा अच्छा, जो ब्लैक चश्मा लगाता है, जो है नहीं होता है कि अच्छी घड़ी पहनता है, या जो मर्सिडीज में चलता है, उसको युवा बोला जाता है। यानी कि आउटर लुक के बेस पे जो है युवा की परिभाषा दिया जाता है, अगर आप किसी नॉर्मल व्यक्ति से पूछेंगे। बट जब हम अध्यात्म में उतरते हैं, जब हम अध्यात्म की बातों को समझने लगते हैं, तो वहां पे जो युवा की परिभाषा अलग दिया गया है। अध्यात्म में युवा की परिभाषा क्या दिया गया है? युवा की अध्यात्म में जो है एज को लेके युवा की परिभाषा नहीं बताया गया। वहां पे युवा की परिभाषा ये बताया गया है कि जिसके अंदर उमंग हो, जिसके अंदर उत्साह हो, जिसके अंदर उल्लास हो, जो हवाओं को चीरने का साहस रखता हो, जो बाधाओं से टकराने का साहस रखता हो, जिसके अंदर जो है जिसका व्यक्तित्व निर्माण हुआ, ऐसे व्यक्तियों को युवा बोला जाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं युवा के, मैं परम पूज्य गुरुदेव का एग्जाम्पल ले लूं तो उन्होंने जो है 80 वर्ष के एज के बाद ही जो है मतलब जो साहित्य वगैरह लिखने का काम किया। तो 3200 से ज़्यादा बुक उन्होंने लिखा। 80 के जब उनका 80 साल था उसके बाद ही उन्होंने 3200 से ज़्यादा बुक लिखा। यानी कि यहाँ पे हमारे यहाँ जब अध्यात्म की बातें होती है तो यहाँ पे जो है एज बहुत मैटर नहीं करता। यहाँ पे ये देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर उल्लास कितना है, उमंग कितना है, उत्साह कितना है, वो हवाओं को चीरने की ताकत रखता है, बाधाओं से टकराने की क्षमता रखता है कि नहीं, जिसका व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद की तरह हो, जिसका व्यक्तित्व रामकृष्ण परमहंस की तरह हो, जिसका व्यक्तित्व स्वामी दयानंद की तरह हो, और जिसका व्यक्तित्व परम पूज्य गुरुदेव की तरह हो। ऐसे व्यक्तियों को ऊर्जावान बोलते हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्राणवान बोलते हैं। यानी कि ये अध्यात्म की बातें हो गई। ठीक, तो एनर्जी को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से समझा। अब हम लोग को रिलेट करेंगे कि आखिर प्राण, जैसे कि आत्मा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि आत्मा जो है कभी मरती नहीं है, जो है इसे न कोई जला सकता है न मतलब सुखा सकता है। अलग अलग भगवत गीता में हम लोगों ने पढ़ा आत्मा का स्वरूप जो है, अध्याय से दूसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो अब वहाँ पे आत्मा का जो के बारे में बताया गया है, तो उसी को मैं रिलेट कर रहा हूँ फिजिक्स के, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या बताया गया है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ये जो है एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर किया जा सकता है। देखिए सेम चीज आत्मा का जो कॉन्सेप्ट वहां पे बताया गया है, वही फिजिक्स में देखा जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूप में बताया गया है। दोनों जो है सेम ही है। एक मैंने
जो अध्यात्म के द्वारा बताया कि एनर्जी क्या है, यानी कि आत्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, दोनों की बात यही है, दोनों एनर्जी की बात कर रहे हैं। ओके, तो हम लोगों ने समझ लिया कि एनर्जी क्या है, और हम लोगों ने अलग अलग तरीके से, यानी स्पिरिचुअलिटी के बेस पे देखा कि एनर्जी का डिफिनेशन क्या है, या फिजिक्स के बेस पे देखा, प्रैक्टिकली तरीके से देखा कि एनर्जी क्या है। अब हम लोग आते हैं कि यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में दिया गया है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। द एनर्जी रिसोर्सेज विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जिसे हम किस बार अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत सारे एनर्जी के सोर्स ऐसे होते हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये क्या होता है कि ये तो एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं, बट क्या है कि आने वाले समय में इनकी जो है, इनका जो रिडक्शन होने वाला है, यानी कम पड़ जाएंगे आने वाले समय में। बट यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात किया जा रहा है, अगेन एंड अगेन, यानी कि आप ये ऐसा एनर्जी है जिसको आप अगेन एंड अगेन जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, बार बार जो है इसको आप उत्पन्न कर सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि नॉन एग्जॉस्टिबल है, यानी कि कभी खत्म नहीं होने वाला है। आप जो इसे बार अगेन एंड अगेन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा। और इसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि ऐसा एनर्जी जो कभी खत्म ना हो, जिसका आप बार बार यूज करेंगे, जो कि कभी खत्म नहीं होगा। अब हम लोग इसके एग्जांपल को समझेंगे, जिससे और हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी दिया गया है, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बताया गया है, और क्या क्या है इसको हम लोग देखते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले देखिए सोलर एनर्जी हो गया, दूसरा विंड एनर्जी हो गया, तीसरा ओशियन एनर्जी, और चौथा क्या है, जियो थर्मल एनर्जी। अब देखिए सोलर एनर्जी जब, यानी सूर्य भगवान की किरणों से जो एनर्जी क्रिएट हो रहा है, वो तो कभी खत्म होगा ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि 10 साल हम लोगों ने सोलर एनर्जी के यूज किया फिर वो खत्म हो गया, ये तो हमेशा रहने वाला है ना, परमानेंट रहने वाला है, तो कभी खत्म नहीं होगा। यानी कि कोई भी एनर्जी जब हमेशा जो कभी खत्म ना हो, जिसे अगेन एंड अगेन यूज किया जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि कभी खत्म नहीं होगा। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या टाइप्स पढ़े इसके, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ओशियन एनर्जी, और जियो थर्मल एनर्जी। अब हम स्टेप बाय स्टेप हर एक एनर्जी के बारे में डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले हम लोगों के सामने है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सोलर एनर्जी इज द एनर्जी, यानी कि एक प्रकार की एनर्जी है, द अर्थ रिसीव फ्रॉम द सन, यानी कभी मैंने बताया कि जो एनर्जी सूर्य की किरणों से जो है क्रिएट होता है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हर जगह पैनल, सोलर पैनल वगैरह लगाया जाता है। इससे क्या है, सोलर पैनल किसके अंतर्गत आएगा, सोलर एनर्जी के अंतर्गत आएगा। यानी कि जो ऊर्जा सूर्य की किरणों से, सूर्य भगवान की किरणों से जो क्रिएट किया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे सोलर एनर्जी। अब इसमें देखते हैं प्राइमरीली, अब देखिए सोलर एनर्जी के अलग अलग वैसे दो टाइप्स इसमें हम देखने को मिलते हैं। सबसे पहले विजिबल लाइट, यानी कि जो हम लोग लाइट वगैरह आती है, वो भी एक प्रकार की एनर्जी है जो हम लोगों के लिए जरूरी है, मनुष्य के लिए, सभी प्राणियों के लिए। और दूसरा क्या है, अदर फॉर्म्स, इसका दूसरा फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि जो सूर्य की किरणों से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वो दो तरीके से हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला तो ये विजिबल लाइट हो गया, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि सोलर एनर्जी क्या है, सूर्य भगवान की किरणों से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जो क्रिएट हो रही है, उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। ओके, सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय यूजिंग सोलर प्लेट। देखिए सोलर प्लेट का यूज करके जो है सूर्य भगवान की जो लाइट है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर प्लेट का यूज करके सूर्य भगवान की किरणों को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह है, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे कि हो गया सोलर कुकर वगैरह, सोलर एनर्जी के अंतर्गत आता। सोलर हीटर हो गया, यहाँ पे सोलर सेल हो गया, सोलर कार नहीं होता, सोलर सेल होता है, सोलर सेल। यानी कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं सोलर एनर्जी का, जैसे आपका सोलर कुकर हो गया, सोलर हीटर हो गया, सोलर सेल हो गया। सोलर एनर्जी क्या है कि जो ऐसी एनर्जी जो सूर्य भगवान की किरणों से उत्पन्न होती है, और
इसमें जो है सोलर प्लेट का यूज किया जाता है, यानी कि सूर्य भगवान की किरणें जब सोलर प्लेट पे आएंगे तो उससे क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होगा। ओके, वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में दिया गया है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग एडवांटेज की बात करेंगे, इसके फायदे क्या हैं। सोलर एनर्जी डजंट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, अब सोलर एनर्जी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा नहीं, क्योंकि यार ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है कि उससे क्या है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार की बीमारियां क्रिएट हो रही हैं, वो इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट कर रहा है। ये तो इससे क्या है कि जब हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं तो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा नहीं, जिसके कारण जो है कहीं न कहीं ये जो हमारे हेल्थ को भी अच्छा बनाने में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोलर एनर्जी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट डज नॉट अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि ये जो ऐसी एनर्जी है कि इससे हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो हम लोगों ने फायदे पढ़ लिए, अब हम लोग आते हैं डिसएडवांटेज क्या है, यानी इसका नुकसान क्या है। डिसएडवांटेज, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट डिपेंड ऑन वेदर कंडीशन, टाइम एंड लोकेशन। देखिए, हर चीज़ का मेरिट भी होता है, डिमेरिट भी होता है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें अच्छी होती है वो उनका मेरिट ही होता है, डिमेरिट नहीं होता है। पढ़ना अच्छा होता है, बट अगर वही एक्सेसिव मात्रा में हो जाए तो भी गड़बड़ करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात है कि सोलर एनर्जी तो हमारे लिए बहुत अच्छी है। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि ये तो पोल्यूशन फ्री है, तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी है, बट हर चीज़ का प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, दोनों होता है। तो इसी प्रकार इसका भी डिसएडवांटेज क्या है कि मान लीजिए वेदर खराब है, मौसम सही नहीं है, तो उस समय क्या है कि एनर्जी क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब सूर्य भगवान का जब सूर्योदय होगा तभी तो एनर्जी क्रिएट होगा। तो इसका एक ही एडवांटेज ये है कि कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट न रहने का मतलब क्या है कि जैसे जरूरी नहीं कि रोज धूप ही निकले, कभी कभी क्या होता है कि कुछ समय के लिए मौसम खराब हो गया, मान लीजिए बारिश का मौसम हो गया, तो उस समय क्या हुआ, सोलर एनर्जी क्रिएट हो नहीं पाएगी। तो इसका ये डिसएडवांटेज, ये कांस्टेंट नहीं है, एक वेरिएबल से, यानी हमेशा चेंजिंग वगैरह पे रहता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी। हमारी जो नेक्स्ट एनर्जी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विंड एनर्जी क्या है, विंड पावर। अब देखिए, विंड एनर्जी क्या है, जो वायु ऊर्जा, यानी कि जब हवाएं जो चलती हैं, जैसे कि आप लोग बहुत सारे मूवी वगैरह में देखे भी होंगे, और मैंने भी कुछ साउथ मूवी में देखा हूँ कि वहाँ पे टरबाइन वगैरह लगाया जाता है, एयर टरबाइन बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जो अलग अलग 3 पंख लगे हैं यहाँ पे। इससे क्या होता है कि जब विंड एनर्जी यानी कि वायु ऊर्जा, जब हवा चलती है तो इस टरबाइन से जाके जो है जब टकराती है, इससे क्या होता है कि विंड एनर्जी, इसमें ऐसा प्रोसेस लगाया जाता है कि इससे जो है विंड एनर्जी क्रिएट हो जाता है। यानी कि विंड एनर्जी क्या है, जो वायु को जो है, जो वायु द्वारा जो क्रिएट किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है हवाओं का यूज करके। ठीक है, और इसमें हम लोग कुछ पॉइंट दिया कि उसको डिस्कस करते हैं। विंड पावर इज गुड रिन्यूएबल, एक अच्छा रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल यानी कि जिसको बार बार यूज किया जा सके, अगेन एंड अगेन की बात हो रही है यहाँ पे। रिन्यूएबल यानी कि अगेन एंड अगेन। ठीक है, रिन्यूएबल यहाँ पे दिया गया, अगेन एंड अगेन की बात हो रही है। ठीक, विंड पावर क्या है, रिन्यूएबल है। ये क्लीन, यहाँ पे क्लीन दिया गया। क्लीन का मतलब क्या है, क्लीन का मतलब पोल्यूशन फ्री, यहाँ से कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। क्लीन का मतलब क्या है, पोल्यूशन फ्री। ठीक, फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर पावर प्रोडक्शन। देखिए, अब इसका कोई पैसा सा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब अभी तो देखिए, अभी यहाँ पे भारत में तो सिस्टम कम है, जिसके कारण पैसा वगैरह थोड़ा सा खर्चीला पड़ रहा है। बट अगर यही चीज़ अगर नहीं होता है कि अगर इसी को ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट किया जाने लगे, तो इसमें ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, फ्री होता है। एज कम्पेयर टू द कोल और पेट्रोलियम को उससे कंपेयर किया जाए तो ये फ्री होता है विंड एनर्जी। ओके, तो हम लोगों ने इस पहले वाले पॉइंट में 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। 3 पॉइंट दिया गया है। एक तो रिन्यूएबल, यानी कि जिसको अगेन एंड अगेन यूज किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके। और सेकंड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लीन, यानी कि पोल्यूशन फ्री। और हम लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट था फ्री, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टेबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, रिड्यूस डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल इंक्लूडिंग इम्पोर्टेड ऑयल।
अब देखिए फॉसिल फ्यूल वगैरह जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, फॉसिल फ्यूल में कोल हो गया आपका, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। तो फॉसिल फ्यूल, अब देखिए फॉसिल, अगर ये विंड एनर्जी नहीं रहेगी तो क्या हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे फॉसिल फ्यूल का, यानी कोल और पेट्रोलियम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे। तो कहीं न कहीं विंड एनर्जी आने के कारण क्या हुआ है कि फॉसिल फ्यूल वगैरह का यूज जो है कम किया गया है, जिसके कारण जो है पर्यावरण पे भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एंड अदर पोल्यूटेंट। अब देखिए, अब ग्रीन हाउस के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट तो अच्छा ही है, मतलब हमारे अर्थ के लिए तो अच्छा है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो है हमारे यहाँ पे हम लोग जो गर्मी वगैरह को एक ठंडे मौसम में हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, हमें हीट मिलता है, ये किसके द्वारा होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा होता है। बट अगर कोई भी चीज़ अच्छी है, अगर उस वही चीज़ एक्सेसिव में हो जाए, कि मैंने एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले भी दिया था कि पढ़ाई करना तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई बुरा नहीं है, बट अगर वही एक्सेसिव मात्रा में हो जाए तो वो भी नुकसानदेह हो जाता है। यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट तो अगर बैलेंस स्टेट में रहे तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस नहीं रहेगा तो टेम्परेचर जो है -20 से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, जिसके सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ग्रीन हाउस का रहना बहुत ज़रूरी है। बट हुआ क्या कि ग्रीन हाउस जो इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन वगैरह हुआ, इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमारे लिए वरदान साबित हो रहा था, वही फिर बाद में क्या बन गया? अभिशाप। तो इसमें जो थर्ड पॉइंट है क्या है? रिड्यूस इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस अंडर पोल्यूटेंट, यानी जो अदर पोल्यूटेंट है या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बढ़ गया है उसको भी ये मैनेज करता है, मैनेजमेंट का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है वन मेजर कंसर्न इज द नॉइज बी इम्प्रूव्ड, यानी कि जैसे इसमें नॉइज पोल्यूशन की बात किया गया है, जैसे कि नॉइज पोल्यूशन के बारे में बता दूं, जैसे जो आप लोग जो गाड़ियां वगैरह होती हैं, जो ट्रेन वगैरह होती है, जो उनके नॉइज से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है उसको नॉइज पोल्यूशन बोलते हैं। तो यानी कि जब विंड एनर्जी जो होता है इसमें नॉइज पोल्यूशन को भी कम किया जाता है, नॉइज को भी कम कर दिया जाता है, ये भी इसका एडवांटेज है। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओशियन थर्मल। ओशियन थर्मल का मतलब क्या है कि ओशियन यानी कि जो समुद्र के अंदर, यानी ओशियन से जो है एनर्जी क्रिएट किया जा रहा है, यानी समुद्र के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम वगैरह लगाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एनर्जी वहाँ से भी क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे ओशियन थर्मल के बारे में। द ओशियन कवर 75% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस, यानी कि वर्ल्ड सरफेस पे 75% क्या है? ओशियन है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। याद रखिएगा, लार्जेस्ट रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी कौन सा होता है? ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन थर्मल में लोगों ने पढ़ा अभी कि जो ओशियन के अंतर्गत यानी समुद्र के अंतर्गत जो चीजें वहाँ से जो एनर्जी क्रिएट किया जाता है वो किसके अंतर्गत आएगा? ओशियन थर्मल एनर्जी के अंतर्गत। तो हम लोग का जो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट वो क्या है? इट इज द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी लार्जेस्ट रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी है। रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसी एनर्जी जो अगेन एंड अगेन यूज किया जाता है, बार बार यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी। और इसमें लार्जेस्ट रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी क्या हो गया? ओशियन थर्मल। इट इज द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स अवेलेबल टू कंट्रीब्यूट टू द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यानी कि ये भी कहीं न कहीं जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो बढ़ रहा है उसको कहीं न कहीं ये कम करने में ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओशियन थर्मल एनर्जी। तो हम लोगों ने ओशियन थर्मल के बारे में क्या पढ़ा कि ऐसी एनर्जी जो ओशियन के द्वारा, यानी ओशियन के अंतर्गत बहुत सारे जो नहीं होता है मशीनें वगैरह लगा के वहाँ से जो एनर्जी क्रिएट किया जाता है उसको बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है द ओशियन कंटेंट टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब देखिए उसमें भी अलग अलग दो तरीके से एनर्जी को क्रिएट किया जाता है। पहला तो है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन फ्रॉम द सन हीट, यानी कि सन के हीट से भी जो है ओशियन थर्मल एनर्जी क्रिएट किया जाता है। और सेकंड पॉइंट क्या है? मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम टाइड्स एंड वेव्स, यानी कि इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ओशियन थर्मल, यानी कि इसमें दो तरीके से एनर्जी जो प्रोड्यूस किया जाता है। पहला तो यह है कि ओशियन जो है सन भगवान से जो किरणें आ रही हैं उसके द्वारा ओशियन थर्मल एनर्जी में भी सूर्य की किरणों सन हीट के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड क्या है? मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम टाइड एंड वेव्स। टाइड एंड वेव्स जो आती है जिसमें जो है लहरें जो है बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं, टाइड्स एंड वेव्स, तो उसके द्वारा भी एनर्जी क्रिएट किया जाता है।
दो तरीके से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है जियो थर्मल एनर्जी। अब इसके बारे में लोग पढ़ेंगे जियो थर्मल एनर्जी क्या है। जियो मीन्स क्या होता है? जियो मीन्स होता है अर्थ। जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ। और थर्मल मीन्स क्या होता है? हीट। थर्मल मीन्स क्या होता है? हीट। जियो मीन्स होता है अर्थ और थर्मल मीन्स होता है हीट, यानी कि अर्थ के हीट से जो एनर्जी क्रिएट किया जाता है। दोज एनर्जी विच इज क्रिएटेड बाय द अर्थ हीट, जो अर्थ के हीट से जो एनर्जी क्रिएट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियो थर्मल एनर्जी। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जियो थर्मल एनर्जी इज द हीट फ्रॉम द अर्थ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सन अर्थ के हीट से जो एनर्जी क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं? जियो थर्मल एनर्जी। इस क्लीन एंड सस्टेनेबल होता है। ओके, क्लीन का मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। क्या समझा हम लोगों ने? क्लीन यानी कि पोल्यूशन फ्री। सेकेंड पॉइंट क्या है? रिसोर्सेज ऑफ जियो थर्मल एनर्जी रेंज फ्रॉम। इसका रेंज क्या है? यानी कि कहाँ से ये क्रिएट होता है? कहाँ से क्रिएट होता है? हॉट वाटर हो गया, आपका हॉट रॉक हो गया, यहाँ से ये जो है क्रिएट होता है। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है इट इज फाउंड ए फ्यू माइल्स बीनीथ द अर्थ सरफेस एंड डाउन एवरी डीपर टू द एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर ऑफ मॉल्टन रॉक, जिसे मैग्मा कहते हैं। देखिए, अर्थ के अंतर्गत बहुत सारे रॉक वगैरह होते हैं, रॉक होते हैं। तो क्या होते हैं? जब उनका एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर रॉक, मतलब उनका टेम्परेचर जब हाई टेम्परेचर पर रहता है रॉक, उसके द्वारा भी ये जो है क्रिएट किया जाता है, मॉल्टन रॉक होता है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे अर्थक्वेक में तो उसमें रॉक के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे कि अर्थ के अंदर कौन कौन से रॉक होते हैं। बट यहाँ पे बताने का उद्देश्य ये है कि अर्थ के अंदर जो मॉल्टन रॉक जिसे मैग्मा बोलते हैं, जब उसका टेम्परेचर एक्सेसिव बढ़ जाता है यानी हाई टेम्परेचर पे रहता है, उसके द्वारा भी जो है जियो थर्मल एनर्जी क्रिएट किया जाता है। जियो थर्मल हीट पम्प्स कैन टैप इनटू दिस रिसोर्सेज टू हीट एंड कूल बिल्डिंग। यानी कि ये जब एनर्जी क्रिएट किया जाता है तो क्या है कि हम लोग जो है घर में आराम से जो पंखे वगैरह का यूज करते हैं, कूल बिल्डिंग, यानी कि वहाँ पे जो एक होता है ना कि टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, मतलब जो पंखे वगैरह का नॉर्मल व्यक्ति यूज करता है, तो ये इस एनर्जी के द्वारा भी संभव है, यानी कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, व्हाट्स बायोमास एनर्जी। ओके, बायोमास एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बायोमास एनर्जी बताने से पहले हम लोगों ने बचपन में बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं, आप सभी लोगों ने भी किया है। तो हम लोग बचपन में क्या गोबर गैस बनाते थे। गोबर गैस में आप लोगों ने देखा होगा कि गोबर रहता था, उसमें तार वगैरह, वायर वगैरह कनेक्ट कराते थे, और जो छोटे छोटे जो बल्ब वगैरह रहते थे उसको जलाते थे। तो वो सारी चीज़ें, वो जो गोबर गैस बनाते थे वो भी एक प्रकार का बायोमास एनर्जी के अंतर्गत ही आता है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? रैपिडली इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्री काजेज मोर एनर्जी नीड। यानी कि जैसे जैसे जो है इंडस्ट्री वगैरह बढ़ रहा है तो एनर्जी का जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। तो उसके लिए किसकी बात किया जाता है? बायोमास एनर्जी की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बायोमास इज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज विच कैन बी यूज टू प्रोवाइड रिन्यूएबल। ए भी रिन्यूएबल होता है, और क्या होता है? क्लीन एनर्जी यानी पोल्यूशन फ्री। क्लीन यानी कि पोल्यूशन फ्री। ओके, ये भी एक प्रकार का रिन्यूएबल है और क्लीन एनर्जी है। थर्ड पॉइंट क्या है? बायोमास एनर्जी इज अनएंडिंग। यानी मैंने बताया था कि जब हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्लाइड में पढ़ रहे थे कि ये कभी खत्म नहीं होता, यानी कि ये अनएंडिंग है, यहाँ पे लिखा भी है। एंड कैन बी ऑब्टेन्ड एवरीवेयर। ये एवरीवेयर कहीं पे भी प्राप्त किया जा सकता है, यानी बायोलॉजिकल तरीके से ये कहीं भी ऑब्टेन किया जा सकता है। मोर एवर इट हैव द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन कंट्री साइड। यानी कि अगर कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर से बेहतर बनाना है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सोशल रोल फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। आज का लास्ट स्लाइड है। क्या क्या इसमें दिया गया है, क्या क्या बातें बताई गई, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बायोमास इज ए रिन्यूएबल सोर्स। जैसा कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था प्रीवियस स्लाइड में, क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि एक रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक।
Because waste residues will always exist in terms of scrap wood, mill residues and forest resources. इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल तरीके से एग्जांपल, जैसा कि हम लोग देखते भी होंगे, जो माउंटेन वगैरह पे रहते हैं, जो जंगल में जो अधिकतर लोग रहते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र पे रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि अब तो मोस्टली हो सकता है कि बहुत जगह सीएनजी पहुँच गया भी हो, जो नेचुरल गैस, बट वहाँ पे मोस्टली क्या है, लकड़ी वगैरह जो जलाया जाता है उसके द्वारा, वो भी कहीं न कहीं जो बायोमास एनर्जी का ही एग्जांपल है। जो लकड़ियाँ वगैरह जलाया जाता है पहाड़ों वगैरह पे, तो वो भी किसका एग्जांपल है, बायोमास एनर्जी का। अब देखिए, आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि लकड़ियाँ जलती तो उससे प्रदूषण वगैरह भी होता है, बट हो प्रदूषण, देखिए प्रदूषण तो होता ही है। मैं बताया था ना कि हर चीज़ का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, मेरिट भी होता है, डिमेरिट भी होता है। बट ये है कि एज कोल और पेट्रोलियम के कंपेरिजन में वहाँ पे जो प्रदूषण क्रिएट होता है बहुत ही कम रहता है। कोल और पेट्रोलियम के कंपेरिजन में प्रदूषण तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, बट एज कम्पेयर टू द कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोल और पेट्रोलियम के कंपेरिजन में जो है प्रदूषण कम रहता है। ये पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रॉपरली मैनेज्ड फॉरेस्ट विल ऑलवेज हैव मोर ट्रीज एंड वी विल ऑलवेज हैव क्रॉप्स एंड द रेसिड्यूल बायोलॉजिकल मैटर फ्रॉम दोज क्रॉप्स। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल, अभी मैंने ऊपर वाले पॉइंट में एग्जांपल दिया था फॉरेस्ट वगैरह या जो माउंटेन वगैरह पे जो लोग रहते हैं, और जो थर्ड पॉइंट है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे गांव वगैरह में अभी भी बहुत सारे गांव में, अब तो मोस्टली हर गांव में जो नेचुरल गैस वगैरह सीएनजी की व्यवस्था है, सिलेंडर वगैरह है, बट अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जहाँ पे जो है लकड़ियाँ वगैरह का जो चूल्हा वगैरह बनाया जाता है, मिट्टी का जो चूल्हा बनाया जाता है, वहाँ पे जो लकड़ियों वगैरह वहाँ पे जो खाने बनते हैं, इसका एक एग्जांपल हो सकता है। या यहाँ पे जो क्रॉप, अच्छा बहुत बार आप लोग देखे होंगे, जो क्रॉप वगैरह होता है, जो फसल वगैरह कटती है, उसका जो कुछ पार्ट बच जाता है उसको भी लोग जला के खाना बनाते हैं। तो यानी कि गांव से रिलेटेड ये सारी बातें बताई गई कि गांव पे जो चूल्हे वगैरह पे जो खाने बनाए जाते हैं, तो वो भी देखिए कहीं न कहीं, मैं इसमें भी वही बात बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं थोड़ा इफेक्ट पोल्यूशन तो है ही, यानी कि कहीं न कहीं उससे भी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, बट कोल और पेट्रोलियम से तो कम ही क्रिएट हो रहा है ना। तो ये बातें हम लोगों ने बायोमास की एनर्जी के अंतर्गत पढ़ा है। ये भी प्रकार का रिन्यूएबल एनर्जी होता है, क्लीन एनर्जी होता है, और इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, हम लोगों ने बचपन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसमें जो सबसे बेस्ट वाला एग्जांपल क्या था कि जो गोबर गैस बनाते थे, उसके द्वारा हम लोग गोबर गैस अलग अलग जगह रखते थे, अलग अलग बर्तन में, फिर उसको वायर कनेक्ट करा कर जो बल्ब जलाते थे, तो वो भी एक बायोमास एनर्जी के अंतर्गत आता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। अब आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका स्वागत है। किसी को अगर कोई बात न समझ में आई, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये जो जियोथर्मल वाला आपने बताया था ना सर, उसमें मॉल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा, इसका सर थोड़ा सा वापस एक बार बता दीजिए। देखिए मैंने अभी तो उसमें बस ये बताया था कि जो अर्थ के अंदर बहुत सारे रॉक्स वगैरह होते हैं अलग अलग, तो हम लोग अभी जो मोस्टली रॉक वगैरह है उसके अर्थक्वेक हम लोग पढ़ेंगे, अगला कल उसको पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग मोस्टली रॉक वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मैंने ये बताया था कि अर्थ के अंदर एक मॉल्टन रॉक होता है जिसको मैग्मा भी बोला गया है। उसमें क्या होता है कि उसका जब हाई टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे क्या क्रिएट होता है, जियो थर्मल एनर्जी उससे भी क्रिएट होता है। जैसे कि हम लोगों ने जियो थर्मल में डिस्कस भी किया था, जियो यानी कि अर्थ हो गया, थर्मल यानी कि हीट एनर्जी, यानी कि अर्थ के हीट से जो एनर्जी क्रिएट हो रहा है उसको बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी। आपको ये बातें समझ में आई किरण जी? जी सर, जी सर। और आपने कल एक क्वेश्चन पूछा था, अगर प्लीज आप उसको एक बार रिपीट कर दे तो। सर वो मैंने पूछा था कि ग्रीन हाउस, जैसे हम लोग के यहाँ फार्म में वगैरह ग्रीन हाउस बनाते हैं, तो सर उसका क्या क्या प्रोसेस, मतलब क्या फायदा हाँ है सर? देखिए, इसको सबसे ग्रीन हाउस के बारे में आपने नाम लिया, बिल्कुल सही है। अब सबसे पहले हम लोग ग्रीन हाउस वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ लेते हैं, काफी ग्रीन हाउस जो हम सोचते हैं क्या वही है, कुछ अलग है। अगर ग्रीन हाउस वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस स्पेशली देखिए उसका एक स्पेशल डिजाइन होता है। जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं तो ईंट वगैरह लगाते हैं, बालू वगैरह रहता है, तो ये तो हम लोग के रहने के लिए हो गया, ठीक। अब ग्रीन हाउस में क्या होता है कि एक बिल्डिंग तो रहती है बट वो पूरा कांच का बना रहता है, मिरर का बना रहता है। जो बिल्डिंग रहती है
वो किसका बना रहता है? मिरर का बना रहता है। और उसके अंदर के जो है पेड़ पौधों को रखा जाता है। तो अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि पेड़ पौधे तो बाहर रखना चाहिए, तो फिर उसके कांच का जो घर उसके अंदर क्यों रखा जाता है? इसका रीजन ये है कि देखिए बहुत सारे पौधे ऐसे भी होते हैं ठंडी वगैरह में, जो मोस्टली क्योंकि ठंडी में पेड़ पौधों को ज़्यादा धूप मिल नहीं पाती, उसके कारण क्या होता है, कोई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए ग्रीन हाउस को स्पेशली इसलिए लाया गया था कि जो पौधे डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, यानी जिनको सनलाइट नहीं मिल पा रही प्रॉपर तरीके से, उनको जो है सनलाइट मिल जाए। तो अब यहाँ पे मैंने बताया कि जो ग्रीन हाउस जो होता है, जो बनता है, किससे बनता है? कांच से बनता है। उसके अंदर पेड़ पौधों को रखा जाता है, पौधों को। तो अब कांच का जो मिरर क्या करता है, मिरर को लगाने का उद्देश्य क्या है कि जब वो सूर्य भगवान की किरण जो आती है, तो मिरर जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने की क्वालिटी होती है इसके अंदर मिरर, कांच जो है मिरर को हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण क्या होता है कि अंदर का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो जो है हीट मतलब नहीं तो मेंटेन रहता है। जिसके कारण क्या होता है कि पौधों को जो हीट वगैरह चाहिए, जो गर्मी चाहिए, इसके कारण क्या होता है कुछ सर्वाइव कर पाते हैं। आपको ये बातें समझ में आई ग्रीन हाउस क्या है? हाँ हाँ जी सर, आगे सर। अब देखिए, अब आप जो बोल रही थी कि अब देखिए ग्रीन हाउस का मतलब ये हुआ। अब कई लोग ये समझते हैं कि 10 15 20 पौधे लगा दिए अपने घर में तो ग्रीन हाउस हो गया। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। हो तो वेंटिलेशन का काम करता है, वेंटिलेशन का काम करता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ O2 कितना एटमॉस्फेयर में। आप लोग डिफ्यूजन वगैरह राहुल जी ने पढ़ा ही होगा, डिफ्यूज जब रिस्पायरेटरी सिस्टम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक टर्म आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या बातें बोली जाती है कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से गैस जो हमेशा मूव करती है हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, कब तक मूव करती है? जब तक इक्विलिब्रियम पोजीशन सेम ना हो जाए। जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि मान लीजिए एक बाल्टी है, उसमें पानी, आधा बाल्टी पानी भरा है, तो आप जब उसमें डालेंगे कलर वगैरह डालेंगे, होता क्या है कि जब तक कलर पूरा मिल नहीं जाएगा तो क्या होगा, उसका प्रोसेस चलता रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। तो वैसे ही जब हम लोग पेड़ पौधे जब चारों तरफ जो हम लोग लगाते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ O2, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो है ऑक्सीजन की का लेवल कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए होता है। वेंटिलेशन का काम करता है। वेंटिलेशन यानी कि एयर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने का प्रोसेस होता है वेंटिलेशन। ठीक है किरण जी, आई थिंक आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा था और हमें अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्वेश्चनिंग वगैरह कुछ आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसका रिवाइज करेंगे। भैया ये प्रश्न है मेरा कि कहीं न कहीं हम देखे थे कि कुछ ऐसा बनाकर ऊपर से कवर बना देता है, तिरपाल जैसा रहता है, उजला कलर का रहता है, और अंदर में उसका पेड़ कुछ ऐसे पौधा होता है जो कि उसका टेम्परेचर उतना ही होना चाहिए ताकि वो पौधा ग्रो करे। तो वो आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा क्या? हाँ देखिए, वो भी कर सकते हैं, टेम्परेचर को बैलेंस वगैरह भी कर, क्योंकि ज़्यादा हीट हो जाएगी तो भी सही नहीं है। मान लीजिए कि जैसे मैंने भी डिस्कस किया था कि कांच वगैरह रहता है, तो अब देखिए ज़्यादा हीट भी हो जाएगी। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था ना कि कोई चीज़ तब तक सही जब तक बैलेंस स्टेट में हो। अगर थोड़ा सा बैलेंस से ज़्यादा हो जाएगा तो भी गड़बड़ है। यानी कि उसको मैनेजमेंट के लिए आप वो कर सकते हैं, वो भी सारे प्रोसेस इसी के अंदर बताएंगे। उसमें आप थोड़ा सा नहीं होता मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है पवन जी, जैसे हम लोग योगा पोस्चर करते हैं ना, सूर्य नमस्कार में बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस करते हैं ना, बस सूर्य नमस्कार तो एक ही होता है ना, जो बातें बताई गई, बस हम लोग थोड़ा सा अपने तरीके से अलग अलग उसको मैनेज करते हैं। तो वही बातें यहाँ पे भी है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हाँ सर, प्रणाम सर। जी जी देव जी बताइए। क्वेश्चन है कि ये कुल नवीकरणीय ऊर्जा को जो है कितना माना गया है? वो इसका इंग्लिश उल नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल की बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ क्या? हाँ रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हेलो। हाँ जी बताइए, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। कह रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को ये कितना, टोटल कितना माना गया है इसको? टोटल देखिए, अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, जो जैसे बायोगैस के बारे में हम लोगों ने बात किया था, ये हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, जियो थर्मल एनर्जी हो गया, ओशियन एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये सारे पॉइंट्स। ओके, तो इसका सीक्वेंस भी होता है क्या? जैसे कि सबसे ज्यादा जैसे बोले ओशन से निकलता है, उसके देखिए बाद अभी मैंने बताया था ओशियन थर्मल में पढ़ा रहा था, तो उसमें सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में मैंने एक पॉइंट डिस्कस भी किए थे आपके साथ कि सबसे ज़्यादा जी रिन्यूएबल एनर्जी यहीं से। जी।
ठीक है, क्योंकि उसमें ओशियन थर्मल में हम लोग ने दो चीजें बात किया था कि एक तो ओशियन थर्मल एनर्जी जो सन का हीट है उससे क्रिएट हो रहा है, ठीक, और दूसरा क्या था कि ओशियन के अंदर का जो अलग अलग मशीनें वगैरह लगा उसके द्वारा क्रिएट होता है। ओके। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ आपका? ओके, तो आज हम लोगों ने कुछ पॉइंट पे डिस्कस किया है, उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सभी लोग मैसेज टाइप करें, एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी। मैंने फिजिक्स का डिफिनीशन बताया था, अगर किसी को याद है तो अनम्यूट करके बता भी सकता है, और या अगर हाँ जी बताइए। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि किसी वस्तु को हम अगर उसको अपने बाय बाय बल से उसको ढकेलेंगे और मतलब कि मेरे पास एनर्जी है, तो उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में चेंज कर देंगे, तो मतलब पता चल जाएगा मेरे पास एनर्जी है। हाँ, यानी कि आपने बिल्कुल सही बताया है कि कार्य करने की क्षमता यानी द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क दैट इज कॉल्ड एनर्जी, ऊर्जा की बात किया जाता है। बहुत बढ़िया। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, सभी लोग मैसेज टाइप करें, सभी लोग मैसेज टाइप करें, जितने भी लोग हैं सभी लोग मैसेज टाइप करें, व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताइए मित्रों, व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, कैन प्रोड्यूस अगेन एंड अगेन। जी मीनाक्षी जी का आंसर आ चुका है, और देखते हैं किसका आंसर आता है। मीनाक्षी जी कहेली का पैसा लग चुका है, बहुत बढ़िया। रीयूज, ओके, बार बार यूज कर सकते हैं। अगेन टू अगेन, ओके, खुशी जी का, राधिका जी का, मीनाक्षी जी का, तीन देखिए, धुरंधर ओपनर बल्लेबाज, बहुत बढ़िया। और देखते हैं कि किरण पोलार्ड कौन बनेगा। किरण पोलार्ड जो है खतरनाक बल्लेबाज, देखते हैं कौन बनेगा। अगला जिसका भी चैट आएगा वो किरण पोलार्ड रहेगा, देखते हैं किसका आता है अगला चैट। अभी किसी का नहीं आ रहा है। बार बार MDYA योगा जी, नीरज जी बन गए हैं किरण पोलार्ड, बहुत बढ़िया। पुष्पा जी ने भी बहुत अच्छा बताया है, MDYA योगा। सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूजा हूँ, ओके ठीक है। पूजा जी आपको जो है बॉलर बना दिया जा रहा है, जसप्रीत बुमराह जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 गेंदबाज है इस समय। ओके, बहुत बढ़िया भैया, माफी चाहेंगे आज थोड़ा तबीयत डाउन है। अरे कुंदन भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, हमेशा खुश रहिए, कोई बात नहीं है। ओके ओके पूजा जी, सभी लोग बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, लग रहा है कि इस बार जो है आने वाला विश्व कप जो है भारत में ही आएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंड एनर्जी क्या है, व्हाट इज विंड एनर्जी। मैसेज सभी लोग टाइप करिए, व्हाट इज विंड एनर्जी। जैसे मैं पूछता हूं तो इससे ये है ना कि एक चीज और मैं देखना चाह रहा हूं कि आप कितने कम शब्दों में लिखने का प्रयास करें, कम शब्दों में, कीवर्ड्स में लिख के समझा सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग कीवर्ड्स को ध्यान से कीवर्ड समझना जान जाएंगे तो क्या है कि आगे हम लोग को रिसर्च पेपर, जैसे कि मैं डेली रिसर्च पेपर पढ़ता हूँ, तो उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। तो आप प्रयास करिए कि जो बहुत सारे जो लेंदी नहीं है कि डिफिनीशन, उसको कीवर्ड्स में कम शब्दों में उसको कैसे लिखा जाए, ये भी चेक करता हूँ। ओके, फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर पावर प्रोडक्शन, ओके, वायु द्वारा उत्पन्न एनर्जी, बहुत बढ़िया। पवन जी, मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया। और राधिका जी का एयर से ली जाती है, ओके, बहुत बढ़िया। पवन चक्की जी, बिल्कुल सही, पवन चक्की, इधर बहुत देखिए हिंदी कितना अच्छा नाम है, पवन चक्की, बहुत बढ़िया। तो मीनाक्षी जी ने भी बहुत अच्छा बताया, राधिका जी का भी प्रयास बहुत ही अच्छा रहा है। MDYA योगा, आपका भी प्रयास MDYA योगा का भी बहुत बढ़िया रहा है, सबका बहुत अच्छा प्रयास है, सबका इस बार JRF जरूर निकलेगा, बहुत बढ़िया जी। हिंदी मीडियम के हैं तो एग्जाम्पल देना बनता है जी। मीनाक्षी जी, हिंदी मीडियम के हम सभी लोग हैं, थोड़ा सा इंग्लिश हावी हो गया, बट ठीक है, योग में आ गए तो सब हिंदी का यूज ज़्यादा किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और हम इस बार ज़रूर उम्मीद करेंगे कि आपका एकदम नहीं होता है कि पेपर सेकंड में 100 में से 99 है और पेपर फर्स्ट 50 का होता है, 50 क्वेश्चन, उसमें कितना रहे, 40 प्लस ही रहे। ये IR1 के बारे में आप लोग सोचिए, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। ओके,
तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी क्या है? प्रयास किया एकदम कम शब्दों में, मतलब नहीं तो कुछ कीवर्ड्स लिखिए। इससे ये रहेगा कि ना कि होता क्या है कि बहुत सारे नहीं होता कि एक आदमी को अगर पूरा 1-2 घंटे लेक्चर देने के लिए बोल दिया जाए तो दे देता, अगर 5 मिनट, अगर उसी को 2 घंटे के लेक्चर को 5 मिनट में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान देना है। तो आप प्रयास किए कीवर्ड्स में लिखने का। ओके, हीट फ्रॉम अर्थ, बहुत बढ़िया। हीट से उत्पन्न एनर्जी, ओके, अर्थ के द्वारा एनर्जी से प्राप्त, बहुत बढ़िया। अजीत देव जी देखिए तो मैं भी फुल फॉर्म में आ गया, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी जी एकदम 2-2 बार दे रही हैं आंसर, बहुत बढ़िया। सबका आत्मविश्वास जो है इसमें बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा है, बहुत बढ़िया। पुष्पा जी ने भी अच्छा आंसर दिया है, अर्थ को हीट करके जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत बढ़िया पुष्पा जी, अजीत जी, मीनाक्षी जी, राधिका जी, मैं सबका चैट पढ़ पा रहा हूँ। खुशी जी का भी बहुत बढ़िया। ओके, तो अगर आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा बताया है, और अगर मुझे इसको बताना रहेगा कम शब्द में तो क्या बता सकता हूँ? अर्थ हीट, अर्थ हीट, बस इतना बता दूंगा कि समझ में आ रही कि अर्थ की हीट की बात किया जा रहा है। ओके, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने बताया है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वह क्या है? हम लोगों ने बात किया था क्लीन के बारे में। क्लीन एनर्जी का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय क्लीन एनर्जी? क्लीन एनर्जी के द्वारा आप क्या समझ रहे हैं? आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि है 1 रुपीज का। क्लीन मतलब नॉन पोल्यूटेंट, ओके, क्लीन मतलब नॉन पोल्यूटेंट, ओके। मीनाक्षी जी 2-2 बार, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी जी का चुका, देव जी का चुका है। देखिए जैसे आज के समय में बीजेपी पार्टी वगैरह है, तो देखिए मीनाक्षी जी तो नरेंद्र मोदी हो गए हैं, बाकी जो है इनका सपोर्ट करने के लिए एक से एक धुरंधर है। जैसे राजनाथ सिंह जी हो गए, एक से एक बड़ा धुरंधर है, उसमें बहुत सारे हैं। अमित शाह कोई है, देखिए इसमें अमित शाह भी, नरेंद्र मोदी, मीनाक्षी जी हो गई, राधिका जी देखिए अमित शाह, और ये पुष्पा जी भी, इनका भी बहुत बढ़िया योगदान है। पुष्पा जी भी मिनिस्ट्री में है अपना। स्मृति ईरानी का काम पुष्पा जी को सौंपा जाएगा। अजीत देव जी खेल मंत्री हो गए। ओके, देखिए सबका डिपार्टमेंट में बात दे रहा हूँ कैसे कैसे है, आप सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, आजकल मोदी जी को परेशान कर रहे हैं अरे मोदी जी को तो लोग हमेशा परेशान करेंगे, ये तो लोगों का काम है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ओके, तो आज का हम लोगों का क्वेश्चनिंग यहीं पे समाप्त होता है, और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपका इस बार जेआरएफ जरूर हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें। जेआरएफ तो एग्ज़ाम आते जाते रहेंगे, बट हमें खुश रहना है, हमें हमेशा खुश रहना है। यानी कि जब हम सुबह उठे तो क्या करना है, हमें सुबह उठ के मिरर के सामने जाना है, और सुबह सुबह ही सबसे पहले हमें हंसना, खूब हंसिए, क्योंकि अगर हम सुबह खूब हंस देते हैं तो दिन भर हमारा अच्छा चला जाता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट मैं जरूर जाते जाते बोलूँगा कि आप सुबह उठिए तो मिरर के सामने खड़े होकर खूब हंसिए, खूब बढ़िया से हंसिए। घर वाले बोलेंगे कि पागल हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, पागल बन जाइए सुबह, क्योंकि सुबह हम जितना हंसेंगे दिन भर हमारा हंसते हुए मुस्कुराते हुए जाएगा। तो आप लोग हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका जेआरएफ जरूर हो। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राहुल जी को बुलाना चाहूँगा कि राहुल जी कृपया आप आइए और आगे की क्लास कंटिन्यू करिए। राहुल जी आपका स्वागत है।